दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय शंकर सर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन के कुछ स्पेशल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारे इंडस्ट्री और हमारे लैब में इसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना बड़ा यूज़ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका पहला स्पेशल फॉर्म जैसे हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। नेसेंट नाम जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है फ्रेश, ताज़ा, जो ताज़ा ताज़ा हो, दैट इज़ कॉल्ड नेसेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि नेसेंट हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन बन रहा होता है उस केस में उस हाइड्रोजन को हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जब किसी मेटल को सपोज जिंक हो गया या आयरन हो गया, इसका रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी मेटल जब एसिड से ट्रीट होता है तो सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो ये जिंक चूँकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ZnSO4 बनाएगा, साथ में हमें हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस आप देख रहे हैं ताज़ा ताज़ा जो रिएक्शन होने के दौरान बन रहा है, इसे ही हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ये नेसेंट हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि रिएक्शन का जो भी लिबरेटेड एनर्जी है वो एसोसिएट हो जाता है इस हाइड्रोजन के साथ में और इसे हाइपर एक्टिव बना देता है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से भी ज़्यादा एक्टिव होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल, जब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट KMnO4 से कराते हैं जो कि पर्पल कलर का है, तो इसका पर्पल कलर गायब नहीं होता है क्योंकि किसी तरह का रिडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं अगर हम जिंक से इसका ट्रीटमेंट करा देते हैं, उस सॉल्यूशन में मिला देते हैं, तो जिंक सबसे पहले H2SO4 से रिएक्शन करेगा और अभी मैंने आपको बताया क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब ये हाइड्रोजन गैस चूँकि ताज़ा ताज़ा है तब ये अब इसको रिड्यूस कर देगा, KMnO4 को रिड्यूस कर देगा और डीकलराइजेशन होगा, यानी कि इसका कलर धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है वो KMnO4 को रिड्यूस नहीं कर पाया, लेकिन वहीं अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन जो कि मेटल और एसिड के रिएक्शन होने से पैदा हुआ वो इसको रिड्यूस कर दिया और कलर चेंजेस होना शुरू हो गए। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि इसका जो दूसरा फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म, वो है एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एटॉमिक मतलब एटम का जनरेशन होगा। H2 मॉलिक्यूल टूट जाएगा और अपने कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एटम्स को देगा। ये कैसे होगा? इस चीज़ को करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं टंगस्टन के मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। इन इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा और जनरली 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट होगा और इस टेम्परेचर पे H2 मॉलिक्यूल पूरी तरह से टूट जाएगा अपने एटॉमिक फॉर्म में H+H में। ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। 0.3 सेकेंड के आसपास इसका लाइफ टाइम होता है और ये आपस में फिर से कंबाइन करके फिर से हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो जितना इनके पास जितना एनर्जी इनके पास था, वो जब हाइड्रोजन आपस में ये दोनों मिल जाएंगे तो उतना ज़्यादा अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज भी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक सप्लाई की टंगस्टन इलेक्ट्रोड से, हाइड्रोजन गैस पास किया बीच से एक पार्टिकुलर होल से। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो पहले हाइड्रोजन एटम में टूट गया और चूंकि इसका लाइफ पीरियड बहुत ही कम है और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि इसने 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेला है, तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी है। तो ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे आपस में H और H मिल जाते हैं, फिर से रिकम्बाइन कर जाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। फिर से जब ये रिकम्बाइन करते हैं तो एक ट्रिमेंडस अमाउंट में, एक बहुत ही बड़े मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी फिर इस जो क्रैक देख रहे हैं आप, इस लोहे की चीज़ को या फिर कोई भी मेटल का जो चीज़ है, उस चीज़ को जहाँ पे क्रैक है उस क्रैक को ठीक कर देता है ये। तो जब ये इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास लगभग 3400 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हमारे पास एपेबिलिटी रहती है और ये टेम्परेचर काफ़ी सफिशिएंट होता है इस क्रैक को वेल्ड करने के लिए। इवन आप टंगस्टन एलिमेंट को भी आप वेल्ड कर सकते हैं इस
टेम्परेचर का इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा जो फ़ायदा होता है इस हाइड्रोजन वेल्डिंग का वो ये होता है कि हाइड्रोजन एक इनर्ट एटमॉस्फेयर और एक शील्डिंग गैस की तरह काम करता है इसके इस वर्किंग प्लेस के चारों तरफ। इसके अंदर आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ये मेटल है जिसका हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं वो डैमेज नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है। इस तरह के जो वेल्डिंग होते हैं, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें हम लोग आर्क एटम वेल्डिंग कहते हैं और इसे हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च के रूप में भी जानते हैं। और चूँकि इसका खोज लैंगमुयर ने किया था इसलिए इसे लैंगमुयर टॉर्च भी कहते हैं, लैंगमुयर टॉर्च भी कहा जाता है। और साथ में साथ इसे हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च भी शॉर्ट में कह सकते हैं। तो हमारे आसपास बहुत तरह के टॉर्च हैं। आजकल मार्केट में आप एसिटिलीन टॉर्च भी देखते होंगे, एसिटिलीन टॉर्च भी हैं। और जो दुकानों में आजकल जहाँ पे घर की खिड़कियाँ दरवाजे बनते हैं वहाँ पे एसिटिलीन का ही इस्तेमाल होता है। उसी तरह से जब आप इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो जनरली आपको 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही मिलेगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपका टेम्परेचर रेंज 4000 तक पहुंच जाता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपने देखा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च का। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के जो तीसरा स्पेशल फॉर्म है वो है ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन क्या होते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो है हमारे आसपास H2 के रूप में रहता है। ये दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग ऑर्थो और पारा डिसाइड करते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जब ये प्रोटॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में हो तब इन्हें हम लोग ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं, और जब इन प्रोटॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तब हम लोग इसे पारा हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप 2s+1 इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करके पता कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों या तो प्लस हाफ होंगे या तो दोनों माइनस हाफ स्पिन में घूम रहे होंगे। प्लस प्लस करेंगे तो प्लस हाफ 1 देगा, तो इसका जो s का वैल्यू आया वो 1 आया। 2 × 1 + 1 = 3 आया, यानी ये ट्रिपलेट स्टेट में है। वहीं पारा हाइड्रोजन की बात करें, चूँकि दोनों का स्पिन अपोजिट है तो एक प्लस होगा तो ऑब्वियस है कि दूसरा माइनस होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और s = हमारे पास 0 आएगा। जब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 2s+1 तो इसका वैल्यू आएगा 2 × 0 + 1 यानी कि 1 आएगा, यानी कि सिंगलेट स्टेट में। तो जो पारा हाइड्रोजन है वो सिंगलेट स्टेट में रहता है, लेकिन ऑर्थो जो हाइड्रोजन है वो ट्रिपलेट स्टेट में रहता है। इसलिए ऑर्थो इज़ मोर स्टेबल देन पारा हाइड्रोजन। बेसिकली जो हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है H2 जो ऑर्डिनरी है वो इन्हीं दोनों के रूप में रहता है। 75% नॉर्मल, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो 75% ऑर्थो फॉर्म में रहता है और 25% हमारा जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है वो पारा फॉर्म में रहता है। दोनों का परसेंटेज टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर लोअर टेम्परेचर करेंगे तो हमारा ये जो पारा फॉर्म है वो ज़्यादा मात्रा में मिलने लगेगा, अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन के बीच में क्या डिफरेंस हुआ। दूसरी बात आप जान सकते हैं कि पारा हाइड्रोजन का जो स्पिन है वो 0 है, जैसे मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया है। पारा हाइड्रोजन का जो स्पिन है वो 0 होता है। तो इस तरह से आपने हाइड्रोजन के कुछ स्पेशल फॉर्म्स को देखा और देखा कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे इंडस्ट्री में उसका। आई होप आप चीज़ें को समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर to your friends so that they can get benefited. Thank you for watching my video.